हेलो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, बहुत टाइम लगता है बनाने में। धन्यवाद। एपिसोड 171। सारा को भी होश आने लगा था। सारा अपने सर को पकड़कर धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। देखते के साथ उछलकर बिस्तर से नीचे खड़ी हो जाती है, डर के मारे कांपने लगती है। कुछ ही मिनटों में हजार गलत और बुरा सोचने लगती है, जाने ये किसका घर है, ये लोग मुझे कहाँ ले आए, मेरे साथ आखिर क्या करेगा, क्या मुझे जान से मार डालेगा। न जाने एक पल में कितनी ही बुरा भला सोच चुकी थी। थोड़ी देर के बाद अपने दिमाग को झटकते हुए कहती है, ये सब बाद में सोचना सारा, पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोच, नहीं तो अगर इन लोगों के हाथों आ गई तो न जाने यह मेरे साथ क्या करेगा। ये सोचते ही उल्टे पांव कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगती है। दरवाजा देखते ही दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़कर एक ही झटके में दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी और फटी की फटी रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, अपनी जगह बर्फ की तरह जमकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी फुल स्पीड में कुलदेवी मंदिर की तरफ बढ़ने लगती है। आकाश और अंजलि एक कार में और दूसरी कार में सिद्धांत और अंबिका होती है। आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। अंबिका की गाड़ी निकलते के साथ ही आयशा चैन की सांस लेते हुए सोफे पर बैठकर कहती है, यह आफत की पुड़िया मंदिर जाने के लिए आखिर कैसे मान गई। अशोक अपनी बहन आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसे भी मान गई अच्छा तो हुआ, कम से कम मंदिर के दर्शन तो करके आएगी। भगवान करे इसकी जर्नी सुखमय और खुशहाल रहे। कमला सोफे के पास बैठते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, रास्ता इन लोगों का अच्छा ही कटेगा, एक दूसरे से प्यार जो बहुत करते हैं। सारा एकटक बिना पल के झपकाए बस देखते ही रहती है। सारा कमरे से भागने के चक्कर में कमरे का दरवाजा न खोलकर बाथरूम का दरवाजा खोल देती है, जहां एक इंसान सावर के नीचे खड़े होकर बड़े ही आराम से नहा रहा था। उसका अट्रैक्टिव बॉडी, सिक्स पैक, बदन से गिरते हुए पानियों की धार जो किसी मोती के समान लग रहा था, जिसे देखकर सारा बस देखते ही रह जाती है। वह आदमी बड़े ही आराम से सावर के नीचे सावर का मजे लेकर नहा रहा था। अचानक से उसे अपने ऊपर किसी तापती निगाह की एहसास होता है। धीरे से पलट कर देखता है, सारा उसे ही बड़ी ही गौर से देख रही थी। धीरे धीरे वह इंसान आगे बढ़कर सारा के आंखों के सामने आकार खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी सारा किसी ख्याली दुनिया में खोकर बस उसे ही देखे जा रही थी। पहले तो वह इंसान सारा के चेहरे के आगे अपनी चुटकी को बजाता है, पर सारा उसे कोई भी रिस्पांस नहीं देती है, जिससे वो धीरे से इंसान उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से टच करता है। सारा को जब अपने गाल पर ठंड का अनुभव होता है तो अचानक से चौंक कर उसे देखती है। तब तक वह इंसान उसकी आंखों के सामने एकदम नजदीक आ चुका था। उसे इतने नजदीक प्रकार सारा हड़बड़ा जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी वह इंसान आगे बढ़कर उसकी कमर को थाम लेता है और धीरे से उसकी तरफ धीरे धीरे झुकने लगता है। जैसे ही उसके चेहरे पर झुकता है कि उसके गीले बालों से पानी टपक कर उसके चेहरे पर गिरने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इंटेंशन भरी नजरों से देख रहा था। वह इंसान सारा को धीरे से सीधे खड़ा करता है और अपनी हाथों से उसके चेहरे के पानी को पोंछते हुए कहता है, किसी गैर मर्द को इस तरह से देखना बड़ी ही गलत बात है, और जब वह किसी और का ऑलरेडी हो चुका है। वह इंसान सिर्फ एक तौलिए में सारा के सामने खड़ा था और एक तौलिया उसके कंधे पर था, जिसे उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। उसके बदन पर पानियों की बूंद कहीं कहीं थी, जिसे देखकर सारा अपना होश खो बैठती है, लेकिन उसकी बातें को सुनकर सारा को गुस्सा आ जाता है। सारा गुस्से में उस इंसान को देखते हुए उसके कंधे पर रखे टॉवल को खींचकर अपनी तरफ करते हुए उसे धमकी देने के अंदाज में कहती है, खबरदार, जो और किसी के होने की बात कही तो गोली से मार दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के होने की बात तो दूर, सोचने की भी गलती मत करना, नहीं तो सारा कोई भी बात हवा में नहीं कहती है, सचमुच में तुम्हें गोली मार दूंगी। ये कहते हुए सारा के दिल में रियांश के लिए कितना प्यार है वह साफ साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर रियाज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है और उसकी कमर को पकड़कर अपनी बदन से चिपकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आंखों में इतना प्यार लिए क्या मुझ पर गोली चला पाओगी। सारा भी उसी तरह चैलेंज भरे अंदाज में कहती है, किसी और के होकर तो दिखाओ, फिर बताऊंगी, नहीं दिखा दूंगी कि गोली चला पाती हूं या नहीं। रियांश अपने होठ सारा की गाल पर चलाते हुए कहता है, तू खास है मेरे लिए, आम नहीं, गहराई बहुत है रिश्ते में पर कोई नाम नहीं, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज इस रिश्ते का तुमने एक नाम भी दे दिया। सारा शर्माकर वहां से जाने लगती है। तभी रियाज उसकी हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब तक गाड़ी हाईवे से उतरकर नीचे कच्ची रास्ते पर गाड़ी चल रही थी। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और पथरीली थी, जिसके कारण ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। दोनों साइड खेत थे जिसमें फसल लहलहा रहे थे। हवाओं के कारण फसल शर्मा की कभी इधर झुकती तो कभी उस तरफ झुकती।
देखने में प्रकृति की खूबसूरती और भी बढ़ाई जा रही थी। तभी अचानक से गाड़ियों के काफिला के बीच एक धमाका होता है जिससे आगे और पीछे की सभी गाड़ियां रुक जाती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखता है और कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। एपिसोड 172। दोनों साइड खेत थे जिसमें फसल लहलहा रहे थे। हवाओं के कारण फसल शर्मा की कभी इधर झुकती तो कभी दूसरी तरफ झुकती। चारों तरफ खेत की खूबसूरती के कारण प्रकृति की खूबसूरती और भी बढ़ जा रही थी। तभी अचानक से गाड़ियों के काफिला के बीच एक धमाका होता है जिससे आगे और पीछे की सभी गाड़ियां रुक जाती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखता है और कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह धुएं वाली धमाका था जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे धीरे धीरे धुआं खत्म हो रहा था कि गाड़ी के चारों तरफ सैकड़ों बॉडीगार्ड रेड एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम में हाथ में गन ताने खड़े हो गए थे। उसके कॉस्ट्यूम में एस सिंबल बना हुआ था। जितनी भी बॉडीगार्ड गाड़ी के बाहर खड़े थे सभी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जिसे देखकर अंबिका अनुमान लगा रही थी कि इन लोगों का आखिर प्लान क्या है। सिद्धांत और अंबिका दोनों एक दूसरे को आंखों में देखकर ही कुछ इशारों में ही प्लान कर लिया था। अंबिका के हाथों में पहने डिजिटल वॉच से सभी गाड़ियों के अंदर बैठे बॉडीगार्ड्स के वॉच के साथ कनेक्ट था, इसलिए एक मैसेज सेंड कर देती है। वह मैसेज देखते ही सभी बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। सभी बॉडीगार्ड्स भी अंबिका को ओके का मैसेज सेंड कर देता है। आकाश भी समझ जाता है अब सभी कोई बाहर खड़े गार्डों के सामना करने के लिए तैयार हो चुके थे। धीरे से गाड़ी का दरवाजा खुलता है। करीबन 12 गाड़ियां थी। धीरे धीरे सभी गाड़ियों का दरवाजा खोल उनमें से ट्रेड ब्लैक टाइगर बाहर निकलकर खड़े हो जाता है और अंबिका का ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। अंबिका और सिद्धांत गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लंबी गार्डों की कतार थी। जैसे जैसे अंबिका सिद्धांत आगे बढ़ रहे थे गॉड्स उनके जाने के लिए रास्ता बनाते जा रहे थे। अंबिका सिद्धांत आगे और आकाश अंजलि उसके पीछे और सारे ब्लैक टाइगर बॉडीगार्ड्स उन चारों के पीछे पीछे किसी फिल्म की हीरो हीरोइन की तरह एंट्री हो रही थी। ठीक उसी तरह रबाबदार के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। सामने दो इंसान खड़े थे। एक के हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जख्म अभी भी भरा नहीं था, जो करीबन 24 से 25 साल का था। दूसरा देखने में कुछ खास नहीं लेकिन सर पर बाल नहीं थे, एकदम सकाल की तरह। चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां थी। आंखों में बदले की भावना थी। होठों पर कुटिल मुस्कान थी। हाथों में रिवाल्वर था। उसके हाव भाव से ही अंबिका समझ रही थी कि उसकी गेम प्लान क्या है। यूं ही नहीं, अंबिका अंडरवर्ल्ड दुनिया की बेताज बादशाह है। अंबिका उस इंसान के सामने बेहिचक बेधड़क अपना सीना ताने अपनी जीन्स के पॉकेट में हाथ डालकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। कुछ देर दोनों इसी तरह गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे पर अंबिका के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं था। जिसके हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी उसे देखकर आकाश मुस्कुराते हुए उसकी हथेलियां पर इशारे कर इशारों से ही टोंट कस रहा था, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं राणा मलिक था जिसके हथेली पर अंबिका ने गोली मार दी थी। उसी को दिखाकर आकाश उसे चिढ़ा रहा था, जिसे देखकर राणा की आंखों में खून उतर आता है और गुस्से में आकाश की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने खड़े सकाल जैसा इंसान जिसका नाम शंकराचार्य था वह उसे रोकते हुए वार्निंग देते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? इसे तो ऐसी मौत देना है कि देखने वालों की रूह तक कांप उठे। सिद्धांत डेविल स्माइल करते हुए शंकराचार्य को जवाब देते हुए कहता है, इसे मौत देने की बड़ी ही दूर की बात है। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इसे छू तक सके। सिद्धांत ये बात कहते हुए आकाश के कंधे पर हाथ रख देता है। आकाश के कंधे पर हाथ रखते ही आकाश भी सिद्धांत की जवाबों पर अपने सर हिलाकर धमकी देने के अंदाज में ही उसे इशारा कर देता है। दोनों की इस तरह धमकियां भरी अंदाज को देखकर शंकराचार्य का खून खोलने लगता है और वह गुस्से में गन को लोडकर अंबिका के सर पर तान देता है। अंबिका के सर पर गोली तानते ही अंजलि घबराकर आकाश के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। आकाश भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर उसे भी लगने लगता है, क्योंकि शंकराचार्य गन लोड करने के बाद अंबिका के सर पर ताना था, फिर भी आकाश अपने चेहरे पर डर की शिकन तक आने नहीं देता है। सिद्धांत भी अंदर से डर जाता है लेकिन चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन आने नहीं देता है। डरता भी क्यों ना, आखिर उसकी जिंदगी उसकी जान में ही तो बसती है। रियांश के खींचने से सारा उसकी बाहों में आ जाती है। धीरे से सारा उसकी तरफ पलटती है और अपनी हाथ को रियांश के खुले बदन पर धीरे धीरे छूते हुए उसके सीने से गर्दन तक अपने हाथ को लेकर जाने लगती है। बाहों का माला उसके गले में डाल देती है। बड़ी ही हया के साथ रियांश की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमारा मिलना एक इत्तेफाक है? नहीं जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे समझना और सुनना किसी और की बस की बात ही नहीं है, इसीलिए तो भगवान ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही चुना है। ये बात सुनते हैं रियांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसके कमर पर अपनी बाहें डालकर उसके नाक पर प्यार से अपने नाक को रगड़ते हुए कहता है, ऐसा क्या? सारा भी मुस्कुराते हुए अपनी सर को हाँ में हिलाकर उसके सीने पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ लेती है। रियाज भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एपिसोड 173। अगर मैं अपने पर आ गई तो तुम क्या, तुम्हारे खड़े बॉडीगार्ड भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
मुझे समझना और सुनना किसी और की बस की बात ही नहीं है, इसीलिए तो भगवान ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही चुना है। ये बात सुनते ही रियांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसके कमर पर अपनी बाहें डालकर उसके नाक पर प्यार से अपने नाक को रगड़ते हुए कहता है, ऐसा क्या? सारा भी मुस्कुराते हुए अपनी सर को हाँ में हिलाकर उसके सीने पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ लेती है। रियाज भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर के बाद सारा तैयार हो जाती है। रियांश उसे उसके घर छोड़ने निकल जाता है। शंकराचार्य अंबिका की आंखों में देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ अंबिका को कहता है, तुमने बहुत अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया। अब तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है। तुम जैसी घटिया, बहियात और बदतमीज लड़की इस पावर के लायक नहीं है। ये कहते हुए शंकराचार्य गोली उसके सर से एकदम सटाकर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, बहुत कर लिया इस दुनिया पर राज, अब रुखसत लेने को तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनकर अंबिका के चेहरे पर जो अब तक कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वह जोर जोर से हंसने लगती है। सिद्धांत और आकाश के मन में दिल की एक छोटे से कोने में डर का घर हो चुका था, पर चेहरे पर कोई भी सीकन आने नहीं देता है। वही राणा मन ही मन खुद से ही बातें करते हुए कहता है, ये क्या शंकराचार्य कर रहा है? इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? गन भी लोडेड ही है, बस ट्रिगर दबाने की देरी है। पता नहीं इसे इसके साथ कौन सी बहस करने का खिताब जीतना है। इसे जान से मार दे, बस काम खत्म। इतना टाइम बर्बाद कर रहा है, अगर मैं इसकी जगह होता तो इतनी बहस करने के बावजूद एक ही बार गोली मार के इसका काम तमाम कर देता। इसने मुझे कम नहीं सताया है, इसकी मौत पर मैं तो सारी दुनिया को बुलाकर एक शानदार पार्टी का अरेंजमेंट करूंगा, सबको दिल से दावत खिलाऊंगा। अंबिका ठहाके मारकर हंसते हुए अपनी पॉकेट से हाथ निकालकर मुस्कुराहट के साथ कहती है, शंकराचार्य तुम अपना समय मेरे साथ बहस करने में बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास समय है, मौका है, माहौल है, रिवाल्वर में गन भी है, ऐसे ही बर्बाद मत करो। अपनी दिल की मुराद आज पूरी कर लो। अगर मैं अपने पर आ गई तो तुम क्या, तुम्हारे खड़े इतने बॉडीगार्ड्स में भी इतनी दम नहीं है कि अंबिका कपूर को रोक सके। रही बात मेरी मौत की, इतना कहकर जोर से हंसते हुए शंकराचार्य के हाथों से झटके से गोली छीनकर उसके हाथों को पीछे की तरफ मोड़ करके जोर से पकड़कर उसके सर पर गोली तानते हुए कहती है, मौत से डर तो मुझे बचपन से ही नहीं लगता है, क्योंकि मौत मेरी सहेली है जिसके साथ मैं हर रोज खेलती हूँ। वह भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तू अपनी खैर मना। ये देखकर राणा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और आग बबूला होकर अपनी पैकेट से गन निकालकर आकाश पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर अंजलि बुरी तरह से डर गई थी। अचानक वहां पर सभी खड़े इंसान देखकर अचंभित हो गए थे। राणा की गोली चलाने से पहले ही अंबिका इतनी फुर्ती में गोली चलाई कि किसी को भी नहीं दिखाई दिया, ना ही पता चला। राणा की गोली चलाने से पहले ही अंबिका उसके हाथों में पहले सूट कर देती है, फिर उसके सर के बीचों बीच सूट कर देती है। कुछ ही समय में राणा बेजान होकर धरती पर लेटा हुआ था। अंबिका अपनी बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। इशारे पाते ही बॉडीगार्ड्स अपनी बैक साइड से दो गोलियां निकालकर सभी खड़े गार्डों के ऊपर में रिवाल्वर तान देता है। थोड़ी देर में वहां गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। आकाश अंजलि को लेकर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसे अच्छे से बिठाकर फिर सिद्धांत और अंबिका का पूरा साथ देते हुए लड़ाई करने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में वहां लाशों का बिछावन बीच जाता है। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी। खेत लहलहा रहे थे, अब उस पर भी खून से सना चुका था। हर एक खेत लाल रंग में बदल चुका था। खेतों में जो नहर बह रहा था, अब उसका रंग भी लाल हो चुका था। अंबिका और सिद्धांत मिलकर शंकराचार्य की धुलाई कर रहा था। शंकराचार्य खुद को कोसते हुए मन में कहता है, मैं इसके साथ बहस करने में समय बर्बाद ना करता तो आज मेरी जगह ही घटिया लड़की यहाँ पड़ी होती। उसके एक्सप्रेशन देख अंबिका उससे कहती है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी तरह समय बर्बाद नहीं करती। कहते हुए सामने धरती पर पड़े एक रिवाल्वर उठाकर शंकराचार्य के घुटने पर चला देता है। तभी वहां पर अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगता है, जो ऊपर से कुछ बम फेंक रहा था। ये देखकर अंबिका सिद्धांत और आकाश को पकड़कर दौड़ लगा देती है और कुछ दूरी पर जाकर धरती पर लेट जाती है। सिद्धांत चिल्लाते हुए सभी बॉडीगार्ड्स को जमीन पर लेटने का ऑर्डर देता है। सभी कोई अपना मुंह छुपाए धरती के ऊपर लेटा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब किसी को भी कोई भी धमाके की आवाज नहीं आता है तो धीरे से अपना चेहरा उठाकर देखने लगता है। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन लोगों ने बम नहीं धुएं का बम फेंका था, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। अंबिका, सिद्धांत और आकाश अपनी हाथों से धुएं को हटाने की कोशिश करने लगा और शंकराचार्य को पागलों की तरह सभी कोई ढूंढ रहा था। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अंजलि की भी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। वह डर के मारे पूरी तरह से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आकाश के इंस्ट्रक्शन के कारण वह गाड़ी से निकल भी नहीं पा रही थी। सिद्धांत और अंबिका चारों तरफ शंकराचार्य को ढूंढने में लगे हुए थे। एपिसोड 174, डर घबराहट। उन लोगों ने बम नहीं धुएं का बम फेंका था, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। अंबिका, सिद्धांत और आकाश अपनी हाथों से धुएं को हटाने की कोशिश करने लगा और शंकराचार्य को पागलों की तरह सभी कोई ढूंढ रहा था। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अंजलि की भी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। वह डर के मारे पूरी तरह से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
आकाश के इंस्ट्रक्शन के कारण वह गाड़ी से निकल भी नहीं पा रही थी। सिद्धांत और अंबिका चारों तरफ शंकराचार्य को ढूंढने में लगे हुए थे। वह होता तो मिल पाता। धुएं के बम फेंकने के बाद हेलीकॉप्टर से एक राशियों का सीढ़ी नीचे फेंका गया। शंकराचार्य लंगड़ाते हुए उसे किसी तरह पकड़ लिया और हेलीकॉप्टर उसे लेकर उड़ गया। आज अंबिका के हाथों से शंकराचार्य फिर से बच गया। यह उसकी खुशकिस्मती नहीं बदकिस्मती थी। भले ही वह कुछ दिन और जी लगा, पर जब भी वह अंबिका के हाथ लगेगी वह दिन ही उसकी जिंदगी के आखिरी दिन होगा। सिद्धांत और अंबिका एक जगह खड़े होकर कुछ देर सोचने के बाद सिद्धांत ने कहा, भगोड़ा यहाँ से भाग चुका है, अब अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। कुलदेवी की मंदिर यहाँ से बहुत ही दूर है और थोड़ी ही देर में दिन ढल जाएगा। आज का दिन सभी के लिए बहुत हेक्टिक था। आज रेस्ट कर कल मंदिर की तरफ निकलते हैं। इतना कहकर सिद्धांत अंबिका के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। आकाश अपने कार की तरफ बढ़ने लगा। अंबिका जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर जाने वाली थी कि उसकी नज़र अंजलि पर पड़ती है। अंजलि के चेहरे पर पसीने की बूंद भरी हुई थी। चेहरे पर घबराहट और डर दिखाई दे रहा था। उसकी घबराहट को देखकर अंबिका के कदम अपने आप अंजलि की तरफ बढ़ गया। अंबिका गाड़ी के दरवाजा पर हाथ रखकर जैसे ही खोलने वाली थी कि सिद्धांत उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहता है, वह उसे संभाल लेगा, अब वह उसकी जिम्मेदारी है। आकाश गाड़ी के दूसरी तरफ से दरवाजा खोल अंदर बैठ चुका था और अंजलि को अपनी बाहों में समेटे उसके पीठ को प्यार से रब कर रहा था। उसके बाल पर प्यार से छोटी छोटी किस करते हुए कहता है, सब ठीक है, हम लोग सभी कोई सही सलामत है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। अंजलि अब क्यों घबरा रही हो, सब ठीक है। अंबिका एक नज़र आकाश को देखती है। आकाश अंबिका को देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करता है कि मैं संभाल लूंगा। अंबिका भी उसे आंखों से ही इशारे कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़कर गाड़ी आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे देती है। धीरे धीरे गाड़ी वहां से कुलदेवी की मंदिर की तरफ रवाना हो जाती है। अंजलि आकाश को सीने में अपने सर को धंसाए हुए उसे जोर से पकड़े हुए धीरे धीरे सिसकते हुए कहती है, आकाश तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लगता भी क्यों ना, आंखों के सामने अंधाधुंध गोलियां चलते हुए पहली बार देखी थी। आकाश उसकी बातों में छिपी गहराई को समझते हुए अपनी पकड़ अंजलि पर काश देता है। दिल से कहता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, तुम बेकार की बातें सोच रही हो। इतना कहकर उसके चेहरे को अपनी हथेलियां में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, सही सलामत हूँ, है ना? अंजलि की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपक जाती है और अपनी चेहरे को हाँ में हिला देती है। आकाश अपनी फोरहेड से उसकी फोरहेड को जोड़कर उसे महसूस करने लगता है। थोड़ी देर में गाड़ी एक छोटे से रिसोर्ट में रुकती है, क्योंकि कुलदेवी का मंदिर एक पुराना गांव में था। उस गांव के आसपास कोई बड़ी होटल रिसोर्ट नहीं थी, इसीलिए गाड़ी एक छोटे से रिसोर्ट में रुकती है। सभी बॉडीगार्ड्स और अंबिका, सिद्धांत, आकाश, अंजलि थक गए थे। उन्हें रेस्ट की काफी जरूरत थी। दोपहर से रात हो गई थी तो सभी को भूख भी काफी लग गई थी। सिद्धांत अंदर जाकर सारे रिसोर्ट के कमरे को ही बुक कर लेता है। सभी बॉडीगार्ड्स कमरे में ही खाकर रेस्ट करने लगते हैं। अंबिका आकाश से अंजलि के बारे में पूछता है। अंजलि अभी भी गाड़ी में बैठकर ही आकाश का इंतजार कर रही थी। आकाश अंजलि की तरफ देखते हुए अंबिका से कहता है, बस थोड़ी सी डरी हुई है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। उसकी आंखों के सामने ये पहली बार था तो डरना तो लाजमी था दी। आंखों के सामने इतना खून, इतनी गोलियां कोई मामूली बात नहीं थी दी। थोड़ा समय दीजिए, ठीक हो जाएगी। अंबिका आकाश के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, कुछ रिश्ते को संभालने के लिए दिमाग की नहीं दिल की जरूरत होती है। कुछ रिश्ते संभालने के लिए खुद से ज्यादा उसे समझने की जरूरत होती है। फिर आकाश के चेहरा को अपनी तरफ करते हुए अंबिका कहती है, तुम्हारे पास बहुत रिश्तेदार है जिसे तुम खोना नहीं चाहते हो। अंजलि की जगह रहकर सोचोगे तो उसका दर्द समझ आएगा। उसके पास सिर्फ तुम हो जिसके खोने के नाम से ही वह अंदर तक कांप जाती होगी। उसकी जगह कभी खड़े रहकर उसके बारे में सोचोगी तो समझ में आएगी कि वह इस वक्त कितनी तकलीफ में है। मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहकर अंबिका रिसोर्ट के अंदर चली जाती है। सिद्धांत पहले से ही रिसोर्ट के अंदर सभी के लिए इंतजाम कर रहा था। आकाश धीरे धीरे अंजलि को लेकर रिसोर्ट की तरफ चलने लगता है। अंजलि बड़ी ही जोरों से आकाश के बाह को पकड़ के रखी थी। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि थोड़ी सी भी ढीली हो तो कहीं आकाश उसे छोड़कर चला ना जाए, इसीलिए वह उसकी बाह को कसकर पकड़ रखी थी। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। एक खूबसूरत मेंशन के बाहर सफेद लिबास में बहुत सारे लोग खड़े होकर बिलाप कर रहे थे। सामने एक सफेद चादर में लिपटा हुआ इंसान आराम से सुकून की नींद सो रहा था। चादर सफेद होने की वजह से पूरे चादर पर लाल खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उस इंसान के सीने पर सर रखकर दो औरत अपना सर पटक पटक कर जोर जोर से रो रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी। एपिसोड 175। ऐसा करोगी तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि थोड़ी सी भी ढीली हो तो कहीं आकाश उसे छोड़कर चला ना जाए, इसीलिए वह उसकी बाह को कसकर पकड़ रखी थी। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। एक खूबसूरत मेंशन के बाहर सफेद लिबास में बहुत सारे लोग खड़े होकर बिलाप कर रहे थे।
सामने एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ इंसान आराम से सुकून की नींद सो रहा था। चादर सफ़ेद होने की वजह से पूरे चादर पर लाल खून ही खून दिखाई दे रहे थे। उस इंसान के सीने पर सर रखकर दो औरत अपना सर पटक पटक कर जोर जोर से रो रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी। वह कोई और नहीं राणा की पत्नी वैशाली और राणा की मां सरिता होती है। अपनी बेटी की मृत शरीर पर सर पटक पटक कर रोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। खुद को कोसते हुए सरिता कहती है, मैंने किस घड़ी में तुझे पैदा किया था कि आज तू मेरी गोद में ऐसे पड़ा है। हर बच्चे अपने माँ को कंधा देता है, पर यहाँ तो। ये कहकर और जोर जोर से रोने लगती है। मैंने कितना समझाया तेरे बाप को, दादा को, बेचारी अंबिका से बदले की भावना न ले, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन ना तो तूने सुना, ना ही तेरे बाप में, ना ही उसकी पिता ने। इसके लिए मुझे अपना प्यारा सा बच्चा खोना पड़ा। फिर अपनी बहू वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, इसमें इस बेचारी की क्या गलती थी जो आज भरी जवानी में विधवा हो गई? इसे कौन सी पाप की सजा मिल रही है? जरूर मेरे ही कर्म खराब होंगे जो मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि मैं ही उसे खा गई। भगवान ये दिन किसी को न दिखाएं। न जाने कितनी बातें कह के रो रही थी, बस कह कह कर रोए जा रही थी। गुस्से में तिलमिलता राजा राम मालिक दांत पीसते हुए चीख कर चिल्लाते हुए कहता है, मेरा बच्चा खून से लटपट जमीन में पड़ा हुआ है और तुम्हें आज भी अंबिका सही लगती है? उसी ने इसकी हत्या की है, उसी ने मेरे बच्चे को मार डाला और तुम आज भी उसकी साइड ले रही हूँ। तुम कैसी माँ हो? अपनी ससुर राजाराम मलिक की बातें सुनकर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने अपनी बेटे का लाश देखकर इसका दिल फट रहा था। गुस्से में तिलमिलाते हुए सरिता ने भी आज पहली बार राजाराम मलिक को जवाब देते हुए कहती है, क्या इसमें गलती अंबिका की है या फिर आपकी? मैं पहले से कहती थी उस बच्ची को तकलीफ नहीं दीजिए, उस बच्ची से दूर रहिए। मेरे बच्चे के मन में अंबिका के खिलाफ जहर मत डालिए। कितनी बार मैंने कहा, पर आप लोग अपनी दुश्मनी निभाने के चक्कर में मेरे बेटे की ही बलि चढ़ा दी। आज ना ही तो मेरी बेटे मेरे पास है और ना ही मेरी बेटी एक बेटा भी है, तो उसे इस तरह करके छोड़ रखा है कि वह भी इतना कहकर जोर जोर से रोने लगती है। व्हीलचेयर में बैठा दूसरे बेटे की तरफ इशारे करते हुए सरिता कहती है, सुधीर मलिक की आंखें लाल हो गई थी। रोना तो चाहता था, लेकिन मर्द की फितरत है, रोता नहीं है, जिसके कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। गुस्से में अपनी पत्नी सरिता पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे पिता से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? इसमें इनकी क्या गलती? सारी की सारी फसाद की जड़ तो वो अंबिका है, जिसकी वजह से आज मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं। मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुधीर मलिक की बातों पर सरिता अपनी मृत बेटे के सब पर विलाप करते हुए कहती है, अब जो बचा है मेरा समीर, उसे भी बलि चढ़ा के ही मनाना, नहीं तो कहाँ आपके दिल को ठंडक मिलने वाली है। उस बेचारी अंबिका की कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई उसके परिवार पर हाथ डालेगा तो वह क्या चुप रहेगी? मैंने तो गार्डों से यह सुना है। मेरा ये प्यार राणा के चेहरे को प्यार से चूमते हुए कहती है, उसके भाई आकाश पर गोली चलाने वाला था, वह अपने भाई को बचाने के लिए मेरे बेटे को मार डाली। तो क्या मैं इसकी गुनहगार अंबिका को दूं, अपने बेटे को ना दूं? अगर अभी भी चाहते हो कि इस घर में अब कोई लाश ना उठे तो अभी अंबिका की नफरत दिल और दिमाग से निकाल दे, नहीं तो मुझे ही इस नफरत की बाली को चढ़ा दो। दूसरी तरफ रूम में आते ही आकाश अंजलि को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में भेज देती है। अंजलि भी सर झुकाए आकाश की बात मानकर वॉशरूम की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अंबिका जब तक कमरे में पहुंची थी, सिद्धांत कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। धीरे से अंबिका अपनी कदम बालकोनी की तरफ बढ़ा देती है और वहां पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगती है। बाहर का नजारा काली अंधियारी छाई हुई थी, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं कहीं कुछ खंभे से लाइट लटक रही थी। अंबिका ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। सिद्धांत कमरे से बाहर आते के साथ उसकी नज़र अंबिका पर जाती है। अंबिका को भी किसी की आहट सुनाई देती है। झटके से पलटती है तो सामने सिद्धांत एक तौलिए में खड़ा था। सिद्धांत का परफेक्ट बॉडी, सिक्स पैक, गठीला बदन, गर्म पानी से नहाने की वजह से चेहरा और भी डैशिंग लगने लगा था। अंबिका की कदम अपने आप सिद्धांत की तरफ बढ़ने लगा था। सिद्धांत के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ जाती है। अंबिका को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर अपनी कदम धीरे धीरे पीछे करते हुए कहता है, तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम खूबसूरत हैंडसम जवान लड़के को अकेले पाकर उस पर हमला तो नहीं करने वाली? सिद्धांत अपने सीने पर दोनों बाजू को रखकर अपनी इज्जत बचाते हुए मासूम भरे अंदाज में कहता है। अंबिका धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, उसके सीने पर अपनी धीरे धीरे हाथ चलाते हुए कहती है, अगर मैं ऐसा करूँ भी तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? एपिसोड 176। कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ गई मेरी जान? सिद्धांत के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ जाती है। अंबिका को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर अपनी कदम धीरे धीरे पीछे करते हुए कहता है, तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम खूबसूरत हैंडसम जवान लड़के को अकेले पाकर उस पर हमला तो नहीं करने वाली? सिद्धांत अपने सीने पर दोनों बाजू को रखकर अपनी इज्जत बचाते हुए मासूम भरे अंदाज में कहता है। अंबिका धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, उसके सीने पर अपनी धीरे धीरे हाथ चलाते हुए कहती है, अगर मैं ऐसा करूँ भी तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? सिद्धांत अंबिका की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए मासूम से शक्ल बनाकर कहता है, एक मासूम इनोसेंट खूबसूरत नौजवान को देखकर कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ गई मेरी जान?
ये सुनते ही अंबिका अपनी छोटी छोटी आंखों से सिद्धांत को देखने लगती है और गुस्से में उसके सीने को धक्का दे देती है। सिद्धांत अंबिका के ऐसे रिएक्शन का कोई अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने लगता है। तभी अंबिका की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए बिस्तर पर गिर जाते हैं। बिस्तर पर सिद्धांत था और सिद्धांत के ऊपर अंबिका। सिद्धांत अंबिका की आंखों में देखकर अपनी कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, उई माँ, कितनी जोर से चोट लग गई मुझे। अंबिका सिद्धांत की कोई बातों का जवाब न देकर उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धांत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंबिका हिल भी नहीं पा रही थी। एक झटके में सिद्धांत उसे बिस्तर पर लेटा देता है और ठीक उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपनी एक हाथों से पकड़कर सर के पीछे कर बिस्तर पर धंसा देता है। सिद्धांत अंबिका के चेहरे को अपने दूसरे हाथ से सेडिक्टिव तरीके से टच करते हुए कहता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाता है। भगवान ने भी तुम्हें क्या फुर्सत से बनाया है, खूबसूरत सा बदन, उस पर से ये कातिल अदाएं, दोनों ही मिलकर मेरी जान लेने पर तुली है। अंबिका इनोसेंट तरीके से कहती है, अच्छा तुम्हें इतनी खूबसूरत लगती हूँ मैं। अब ये बटक क्यों लगाया जा रहा है, मैं तो तुम्हारी इज्जत पर। अंबिका इतना ही कह पाई थी कि बाकी की बातें उसके मुंह के अंदर ही दबकर रह गई थी, क्योंकि सिद्धांत उसके होठों पर अपने होंठ के गिरफ्त में ले लेता है, बड़ी ही हुले हुले से उसे किस करने लगता है। धीरे से सिद्धांत उसके होठों को स्मूच करते हुए छोड़ता है। अंबिका फिर उसे कहती है, तुम ऐसे कैसे। सिद्धांत उसकी होठों पर फिर अपने होंठ रख देता है और उसे प्यार से किस करने लगता है। अंबिका सिद्धांत को धक्का दे रही थी, लेकिन सिद्धांत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंबिका उसे हिला तक नहीं पा रही थी। उसके होठों को छोड़कर उसके कमर को कसकर पकड़कर ठीक उसे अपने ऊपर कर लेता है। उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, क्या कर रही हो जान। अंबिका सिद्धांत के नाक को जोर से पकड़कर खींचते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो। उसे फिर अपने नीचे कर उसके ऊपर आते हुए कहता है, मैं अपनी जान को प्यार कर रहा हूँ। इतना कहकर सिद्धांत अंबिका को होठों को फिर से अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। इस बार अंबिका सिद्धांत का पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे रहते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार के समुद्र में डुबकी लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ अंजलि को बाथरूम में गए बहुत समय हो गया था। गाड़ी से अंजलि के कपड़े भी आ गए थे, पर अंजलि है कि बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, अंजलि क्या आप ठीक हो। अंजलि अंदर से कोई जवाब नहीं देती है। अंजलि का जवाब न पाकर आकाश बिना समय गवाए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अंजलि सावर ऑन करके दीवार से सटकार दोनों घुटनों में अपनी सर को छुपाए बैठकर रोए जा रही थी। अंजलि के आंखों के सामने बार बार वह मंजर आ रहा था जब राणा ने आकाश के ऊपर गोली चला दी थी। उस मंजर को वह भूल ही नहीं पा रही थी। तब से वह डर उसकी दिल में जाकर बैठ गई थी। आकाश अंजलि के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही अंजलि को किसी और का प्रेजेंस वॉशरूम में मौजूद होता है कि वह अपने सर धीरे से उठाकर आकाश को देखती है। अंजलि की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, नाक लाल हो चुकी थी, गाल टमाटर की तरह लाल लग रहे थे। अंजलि इस वक्त खूबसूरत लाल परी की तरह लग रही थी, जिसे देखकर आकाश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। धीरे से अपने हथेली उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। अंजलि तुरंत अपनी जगह से उठकर आकाश को सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ आकाश। मैं आपसे दूर जाने के नाम पर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं अब अकेले और नहीं रह पाऊंगी। मुझे अकेले रहने से डर लगने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अकेले काट ली, अब मुझे अकेले नहीं रहना। मुझे सिर्फ आप चाहिए आकाश। आपको नहीं पता जब आपके सामने गोली चलाई गई थी मैं उस वक्त कितनी मौत मरी हूँ। आकाश उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर बड़ी ही प्यार से देखता है, फिर उसके आंसू पोंछते हुए उसकी फोरहेड पर अपना हाथ रख देता है और बड़ी ही शिद्दत से उसे चूमने लगता है। एपिसोड 177। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, ऐसा लग रहा कि कुछ होने वाला है। मैं आपसे दूर जाने के नाम पर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं अब अकेले और नहीं रह पाऊंगी। मुझे अकेले रहने से डर लगने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अकेले काट ली, अब मुझे अकेले नहीं रहना। मुझे सिर्फ आप चाहिए आकाश। आपको नहीं पता जब आपके सामने गोली चलाई गई थी मैं उस वक्त कितनी मौत मरी हूँ। आकाश उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर बड़ी ही प्यार से देखता है, फिर उसके आंसू पोंछते हुए उसकी फोरहेड पर अपना हाथ रख देता है और बड़ी ही शिद्दत से उसे चूमने लगता है। चूमने के बाद उसके चेहरे को इंटेंसिव भरी नजरों से देखते हुए सनक भरी आवाज में कहता है, आप मेरी जिंदगी हो, आप मेरी जान हो, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आप मेरी जिंदगी के वह सुकून भरे पल हो जिसे देखकर मेरी रूह को सुकून मिलता है। मैं भला छोड़कर आपको कहाँ जाऊंगा, आपसे ही तो मेरी दिन की शुरुआत होती है और आपके चेहरे को ही देखकर दिन खत्म होता है। भला आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। आपके बिना जिंदगी काटना तो दूर की बात है, जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अंजलि आकाश की आंखों में आंसू भरी नजरों से देख रही थी, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
आकाश उसके चेहरे को अच्छे से अपनी हथेलियां में थामते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और धीरे धीरे उसके होठों पर किस करने लगता है। आकाश के होठ अपने होठों पर महसूस कर अंजलि की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। इस पल को वह जी भर के जीना चाहती है, आकाश के प्रेजेंस को महसूस करना चाहती है। आकाश धीरे से उसको होंठ को छोड़कर उसके चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर एक सुकून और एक खुशी झलक रही थी, जिसे देखकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आकाश उसे अपनी सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, जिंदगी चाहे कैसी भी चल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास हो, मेरे दिल के इतने पास हो। थोड़ा उससे दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रही बात आप हमसे दूर जाने की तो आप इसके लिए बेफिक्र हो जाओ, आपका पति आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और ना ही आप उसे जाने देना। हम अंजलि आकाश की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। आकाश और अंजलि सावर के ठीक नीचे खड़ा था, जिसके कारण दोनों गीला हो गए थे। सावर बंद करने के बाद आकाश अंजलि के कपड़े धीरे से खोलने लगता है। अंजलि उससे दूर जाने लगती है। आकाश उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अंजलि आकाश के सीने से टकरा जाती है। आकाश अंजलि के चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझसे दूर जाने की बात सोचना भी मत, आपसे दूर रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना कहकर आकाश अंजलि की आंखों में देखने लगता है और उसके होठों पर अपनी होंठ रख देता है। बड़ी ही दीवानगी से उसके होठों को किस करने लगता है। आकाश लगातार उसके होठों को चूमते रहता है और उसके हाथ अंजलि के पूरे बदन पर चलने लगता है। अंजलि का हाथ न जाने कब आकाश के सर पर चला जाता है। अंजलि का साथ पाकर आकाश और भी अग्रेसिव हो जाता है। एक ही झटके में उसके बदन से कपड़े को उतार फेंक देता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। धीरे धीरे उसे बैग की तरफ लेकर चला जाता है। अपने किस को बिना ब्रेक किए हुए धीरे से उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। आकाश उसके होठों को धीरे से छोड़कर उसके गर्दन और कंधे को किस करने लगता है। अंजलि की हाथ बिस्तर पर चला जाता है, उसे अपनी मुट्ठी में भर लेती है। आकाश दीवानों की तरह उसके गर्दन और सीने पर लगातार किस करने लगता है, जिससे अंजलि की सीसकियां सुनाई देने लगती है। आकाश अंजलि को किस करने के साथ साथ उसके सीने को अपने हाथों से मसल भी रहा था और कहीं कहीं इंपैशन होकर उसे बाइट भी कर ले रहा था, जिससे अंजलि के होठों से आह निकल जाती है। आकाश अंजलि को बिस्तर पर पलट देता है और उसके पीठ को बेतहाशा चूमने लगता है। उसके ब्रा के नोट को अपनी दांतों से खोल देता है। अंजलि को जब एहसास होता है कि उसकी सीने पर अब कोई कपड़ा नहीं है तो अपनी दोनों हाथों से सीने को छुपा लेती है और अपना चेहरा बिस्तर में छुपाने लगती है। आकाश उसके पीठ को लगातार चूमते जा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ अंजलि के पेट पर चलने लगता है और उसे धीरे से पलटकर अपनी आंखों के सामने करता है। जैसे ही अंजलि का चेहरा आकाश के चेहरे के पास आता है, अंजलि अपने सीने को छुपाए रखी थी और आंखों को कसकर बंद करके रखी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसकी गाल गुलाबी हो गए थे, जिसे देखकर आकाश एक गहरी सांस छोड़ते हुए मुस्कुरा देता है और उसके गर्दन में अपनी सर को छुपाकर धीरे से कहता है, डोंट वरी अंजलि, जब तक आप कंफर्ट नहीं होते इससे आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। इतना कहकर बिस्तर पर सीधे पलटकर अंजलि को अपने ऊपर कर लेता है और उसके बाल को बड़ी ही धीरे धीरे सहलाने लगता है। कंबल से कवर करके अंजलि को अपनी बाहों में भर लेता है और बड़ी ही प्यार से उसके सर को चूमते हुए कहता है, आई लव यू लव। अंजलि उसके सीने में अपने सर को छुपाए हुए बस उसके सीने पर छोटी सी किस कर लेती है। उसकी किस आकाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दोनों इसी तरह एक दूसरे के आगोश में सो जाते हैं। अंबिका और सिद्धांत दोनों ही थककर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को पकड़कर प्यार कर रहे थे। सिद्धांत उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, जान। अंबिका भी बड़ी ही प्यार से जवाब देती है, हम। अंबिका को अपनी बाहों में भरकर कहता है, जब शंकराचार्य ने तुम पर रिवॉल्वर लॉक करके चलाया था उस वक्त हर सेकंड मेरी जान सीने से निकलती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन बंद होते जा रही थी। अंबिका सिद्धांत के चेहरे को प्यार से देखते हुए कहती है, पर अब तो सब ठीक है ना। सिद्धांत मुस्कुराकर अंबिका के फोरहेड पर एक किस कर लेता है। अंबिका सिद्धांत के सीने पर सर रखकर कहती है, सीड। सिद्धांत, हम। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, ऐसा लग रहा कि कुछ होने वाला है। एपिसोड 178। उसके बाद तुम मेरी हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, मेरी जिंदगी। अंबिका को अपनी बाहों में भरकर कहता है, जब शंकराचार्य ने तुम पर रिवॉल्वर लॉक करके रखा था उस वक्त हर सेकंड मेरी जान सीने से निकलती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन बंद थम सी गई थी। अंबिका सिद्धांत के चेहरे को प्यार से देखते हुए कहती है, पर अब तो सब ठीक है ना। सिद्धांत मुस्कुराकर अंबिका के फोरहेड पर एक किस कर लेता है। अंबिका सिद्धांत के सीने पर सर रखकर कहती है, सीड। सिद्धांत, हम। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, ऐसा लग रहा कि कुछ होने वाला है। उसकी बात को सुनकर सिद्धांत अंबिका बिस्तर पर वन साइड करके सोया हुआ था। सिद्धांत अंबिका को अपने कंधे पर सुलाकर उसी हाथ को उसके सीने पर लपेट देता है और दूसरी हाथ उसके पेट पर लपेटकर अपनी जिस्म से चिपका लेता है। उसकी जुल्फों में अपने सर को छुपाकर थकान भरी आवाज में कहता है, किसी को पागल कुत्ता ही कटा होगा जो अंबिका कपूर के साथ पंगा लेने के बारे में सोचेगा। फिलहाल मैं तुम्हारे पास हूँ जान, मेरी जान से टकराने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। इतना कहकर उसके बाल को एक छोटी सी किस करता है और वह सो जाता है।
थोड़ी देर के बाद उसकी गर्म सांसें अंबिका महसूस कर सकती थी। उसके हाथ पर किस करते हुए मन में कहती है, कुछ तो जरूर होने वाला है, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस आज तक कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है। बस जरूरत है तो और भी ज्यादा चौंकाना रहने की। थोड़ी देर के बाद अंबिका भी नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह सिद्धांत और अंबिका नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर आकाश और अंजलि का वेट करने लगते हैं। आकाश न जाने कब से उसकी नींद खुल गई थी, सोते हुए अंजलि को बड़े ही प्यार से देख रहा था। अंजलि बहुत ही क्यूट और प्रीति लग रही थी, जिससे आकाश की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। सूरज की रोशनी जब अंजलि की आंखों पर पड़ती है, जिसके कारण वह नींद में ही कसमसाने लगती है। उसे नींद से जागते देखकर आकाश सोने का एक्टिंग करता है। अंजलि अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। सामने हैंडसम सा आकाश का चेहरा नजर आता है। उसके बाल बहुत मेसी थे, जो इस वक्त देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके हैंडसम चेहरे को देखकर अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसे प्यार से देखते हुए उसके फहद पर किस कर लेती है। उसके गाल को अपनी नाजुक उंगलियों से छूते हुए कहती है, सॉरी आकाश, कल मैंने आपको बहुत तंग कर दिया था, पर क्या करूं, आंखों के सामने इतना कुछ हो गया कि मुझे संभलने में समय लग गया। फिर उसके गाल पर छोटी सी किस करके कहती है, अगली बार से पूरी कोशिश करूंगी आपका साथ दे सकूं, आपकी हिम्मत बन सकूं, ना कि कमजोरी। इतना कहकर उसके दूसरे गाल पर छोटी सी किस करके कहती है, गुड मॉर्निंग प्यारे पतिदेव जी। आकाश अपनी आंखें खोलता है। अंजलि की नजरें आकाश की नजरों से टकरा जाती है। अंजलि उसे देखते हुए कहती है कि आप जागे हुए थे। एक ही झटके में आकाश अंजलि के ऊपर आकर उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहता है, इतने से मेरा क्या होगा, मुझे तो और चाहिए। अंजलि उसकी बात को सुनकर उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। उसके चेहरे को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, आपने अपने हस्बैंड को विश किया, मुझे भी तो मेरी वाइफ को विश करना होगा। अंजलि जब तक आकाश की बातों को समझ पाती, तब तक आकाश अंजलि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले चुका था। उसे पैसेनेट किस करने लगता है। करीब 20 मिनट किस करने के बाद उसे छोड़कर सेटेक्टिव आवाज में कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव। जैसे ही उसके होठों को छोड़ता है कि अंजलि जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसे धक्का देते हुए कहती है, ऐसी कौन गुड मॉर्निंग विश करता है। आकाश उसी टोन में उसे जवाब देते हुए कहता है, आपका हस्बैंड और कौन। तभी आकाश का मोबाइल रिंग करने लगता है। मोबाइल पर अंबिका का नंबर फ्लैश होता देख जल्दी से फोन रिसीव करता है। अंबिका ऑर्डर देने की लहजे में कहती है, 20 मिनट के अंदर नीचे आओ। इतना कहकर वह फोन कट कर देती है। आकाश फोन रखकर अंजलि की तरफ मुड़ता है, लेकिन तब तक अंजलि बाथरूम के अंदर भाग चुकी थी। दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। गाड़ी का काफिला कुलदेवी मंदिर की तरफ निकल चुका था। करीब 1 घंटे के बाद पथरीली रास्तों से होकर कुलदेवी मंदिर पहुंच गया था। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी रास्ते में पुजारी रोककर उससे कहता है, क्या आप अंबिका कपूर हैं। अंबिका हाँ में अपना सर हिला देती है। पुरोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जी मुझे आयशा कपूर ने फ़ोन किया था और आप लोगों की पूजा संपन्न करने के लिए मुझसे कहा गया है। पूजा के सारे सामग्री लेकर 2 शिष्य पीछे खड़े थे। उसके हाथों से 2 कलश लेकर एक अंबिका के और दूसरे अंजलि के हाथों में रखकर कहता है, सामने के सरोवर से आप दोनों जल भरकर लेकर आइए। सिद्धांत और आकाश दोनों उसके पीछे चल देते हैं। पुजारी उसे रोकते हुए कहता है, आप उन दोनों को ही जल भर कर लाने दीजिए, यहीं पर खड़े होकर उनका इंतजार कीजिए। अंजलि और अंबिका सरोवर से जल भरने चली जाती है। जल भरकर दोनों जल्द ही पुजारी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वेदांत गेम प्लान कर चुका था, बस इंतजार था तो उसको अपनी प्लान कामयाब होने की। क्योंकि सामने का खिलाड़ी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, अंबिका कपूर से टकराने वाला था, तो तैयारी भी उसे उतनी ही तगड़ी करनी थी। मोबाइल पर अंबिका की तस्वीर देखकर कहता है, बस और कुछ समय की दूरी है, उसके बाद तुम मेरी हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, मेरी जिंदगी। आयशा और कमला भगवान के सामने हाथ जोड़ बस कुलदेवी मंदिर की पूजा अच्छे से होने की विनती कर रही थी। एपिसोड 179। ऑल द बेस्ट माय डियर हस्बैंड। वेदांत गेम प्लान कर चुका था, बस इंतजार था तो उसको अपनी प्लान कामयाब होने की। क्योंकि सामने का खिलाड़ी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, अंबिका कपूर से टकराने वाला था, तो तैयारी भी उसे उतनी ही तगड़ी करनी थी। मोबाइल पर अंबिका की तस्वीर देखकर कहता है, बस और कुछ समय की दूरी है, उसके बाद तुम मेरी हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, माय लाइफ। आयशा और कमला भगवान के सामने हाथ जोड़ बस कुलदेवी मंदिर की पूजा अच्छे से होने की विनती कर रही थी। पुरोहित सिद्धांत को और आकाश को समझाते हुए कहता है, आप लोगों को कुलदेवी मंदिर की पूजा की शुरुआत यहीं से करनी होगी। अंबिका एक्सप्रेशन लेस होकर बस पुरोहित को देखते रहती है। अंजलि पुरोहित से कहती है, यहाँ से कैसे, मंदिर तो ऊपर है। पुरोहित मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा कुलदेवी की पूजा करने वाले हमेशा जोड़ों में पूजा करते हैं, और आप दोनों जोड़ों में हैं, तो आप लोगों के पति आपको गोद में उठाकर इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर परिक्रमा करेंगे। उसके बाद आपके हाथों में जो जल है, इस जल से मां का अभिषेक होगा, फिर पूजा संपन्न होगी। ये सुनकर अंजलि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अंबिका गुस्से में पुरोहित को घूरते हुए कहती है, और यह सीढ़ियां कितनी है। जी बिटिया, 121 सीढ़ियां है। अंबिका कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धांत आकाश को इशारा कर देता है। सिद्धांत और आकाश अपनी अपनी पत्नी को अपने अपने गोद में उठा लेता है और सीढ़ी चढ़ने को तैयार हो जाता है।
पुरोहित दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हारी पूजा को सफल करे, मैं ऊपर माँ की मूर्ति के सामने आपका इंतजार करता हूँ। इतना कहकर पुरोहित आगे बढ़ जाता है। अंबिका गुस्से में सिद्धांत को देखते हुए कहती है, इसका मतलब तुम दोनों को पहले से पता था। आकाश अपनी पत्नी अंजलि को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, मैंने पहले ही बता दिया था दी। वैसे जीजू चलिए रेस लगाते हैं, कौन पहले पहुंचता है। आकाश की बातें सुनकर सिद्धांत एक मुस्कान पास कर देता है। अंबिका सिद्धांत के गर्दन में एक हाथ डालकर और अपनी एक हाथ में कलश को अच्छे से पकड़कर सिद्धांत की आंखों में देखकर कहती है, अगर नहीं भी कर पाओगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं, हम लोग पैदल जाकर भी पूजा कर सकते हैं। सिद्धांत अंबिका को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी खानदान में ये परंपरा है, पहले नहीं बता सकती थी। अगर पता होता तो पहले से बॉडी सॉडी बना लेता। तुम्हें पहले से पता था क्या तुम अपने वजन कम नहीं कर सकती थी। सिद्धांत की बातें सुनकर अंबिका गुस्से में से घूरते हुए कहती है, अगर तुमने एक बार और भी कहा कि मैं मोटी हूं तो मैं सच कहती हूं, ये कलश के जल से माँ का अभिषेक बाद में होगा, पहले तुम्हारा सर फोड़ डालूंगी। अगर मेरा सर फोड़ दोगी तो तुम्हें ऊपर कौन ले जाएगा। इतना कहकर सिद्धांत उसकी फोरहेड पर प्यार से किस कर लेता है। बस तुम मुझसे ऐसे ही बात करते रहो, ये सीढ़ियां आराम से ही खत्म हो जाएगी। अंबिका थोड़ा सा उठकर सिद्धांत की गाल पर छोटी सी किस करके कहती है, ऑल द बेस्ट माय डियर हस्बैंड। आकाश अंजलि को अपनी बाहों में एडजस्ट करते हुए कहता है, तो कैसी लग रही है हवा की सवारी। अंजलि एक हाथों में कलश पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू से आकाश के चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहती है, वह तो मेरा हस्बैंड ही बता सकता है कि कैसा लग रहा है आपको अपनी पत्नी को हवा की सवारी करवाने में। आकाश के इतने पसीने में देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है। थोड़ा ऊपर उठकर आकाश के गाल पर एक छोटी सी किस करके कहती है, आई नो आप ये कर सकते हैं। आकाश मुस्कुराकर अंजलि के चेहरे को देखकर कहता है, इतनी प्यार से विश करोगी तो जीत 100% है। आकाश और सिद्धांत ट्रेडिशनल कपड़ों में बड़े ही हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहे थे। अंबिका और अंजलि भी कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे। लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की चूड़ी पहने हुए अंबिका और अंजलि नई नवेली दुल्हन की तरह लग रहे थे। दोनों जोड़ों इसी तरह बातें करते हुए मंदिर तक पहुंच जाते हैं। धीरे से अपनी अपनी पत्नी को उतारकर मूर्ति के सामने खड़ा कर देते हैं। पुरोहित आगे बढ़कर दोनों जोड़ियां को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बहुत कम जोड़ी ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, भगवान तुम दोनों जोड़ियां को सलामत रखे, सदा सुहागन रहो, बच्चा तुम दोनों की हर मुराद पूरी हो। कलश में जो जल भरकर रखा है उनसे मूर्ति का अभिषेक कीजिए। अंबिका, सिद्धांत और अंजलि आकाश दोनों मिलकर मूर्ति को अभिषेक करने में लगे रहते हैं। अभिषेक करने के बाद मां के पास पड़े पांव से सिंदूर उठाकर एक सिद्धांत को और दूसरा आकाश को देते हुए कहता है, अपनी अपनी पत्नी के मांग में ये सिंदूर भर दीजिए। सिद्धांत अंबिका के मांग में और आकाश अंजलि की मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर भरते वक्त कुछ सिंदूर दोनों के नाक पर गिर जाते हैं। पुरोहित मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान आप दोनों जोड़ी की आशीर्वाद दे रहे हैं, अब आप दोनों परिक्रमा पूरा कर लीजिए, पूजा संपन्न हो जाएगा। परिक्रमा करने के लिए दोनों मंदिर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी अंबिका को कुछ एहसास होता है। अचानक अपनी जगह पर रुककर वह दूसरी तरफ देखने लगती है। सिद्धांत आगे बढ़ चुका था, वह रुककर पीछे देखकर अंबिका से कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम। अंबिका अपना सरनामे हिलाकर फिर आगे बढ़ जाती है। 108 परिक्रमा करने के बाद दोनों जोड़ों मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। पुरोहित प्रसाद देते हुए कहते हैं, प्रसाद अपने अपने जोड़ों के साथ मिल बांट कर खाना है, आपकी पूजा संपन्न हुई। सिद्धांत के हाथ में जैसे ही पुरोहित प्रसाद देते हैं कि उसके हाथ से प्रसाद गिरने वाला था, अंबिका अपनी आंचल में प्रसाद को रोक लेती है। पुरोहित कहता है, बहुत बड़ी गड़बड़ होने से बिटिया तुमने बचा लिया, ये प्रसाद जमीन को टच नहीं करना चाहिए था। एक काम करो, अपने अपने जोड़ों के साथ यह प्रसाद को खाकर यही खत्म कीजिए। मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर आकाश, अंजलि और सिद्धार्थ अंबिका प्रसाद खाने लगते हैं। प्रसाद खाते वक्त चारों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। कोई दूर से उन चारों पर अपनी नजर रखे हुए था और मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। मिस अंबिका कपूर। एपिसोड 180, साजिश का शिकार। पुरोहित कहता है, बहुत बड़ी गड़बड़ होने से बिटिया तुमने बचा लिया, ये प्रसाद जमीन को टच नहीं करना चाहिए था। एक काम करो, अपने अपने जोड़ों के साथ यह प्रसाद को खाकर यही खत्म कीजिए। मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर आकाश, अंजलि और सिद्धार्थ अंबिका प्रसाद खाने लगते हैं। प्रसाद खाते वक्त चारों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। कोई दूर से उन चारों पर अपनी नजर रखे हुए था और मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। मिस अंबिका कपूर। प्रसाद खाने के बाद जैसे ही चारों जाने के लिए रेडी होते हैं कि तभी सिद्धांत अपनी जगह पर खड़ा होकर सभी से कहता है, एक काम करो, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं पुरोहित को दक्षिणा देकर आता हूँ। अंबिका कहती है, ठीक है, तो हम लोग यही वेट करते हैं, फिर साथ में चलते हैं। सिद्धांत ठीक है कहकर पुरोहित को ढूंढने मंदिर की तरफ चल देता है। कुंदन अमृता का और अमृता कुंदन का अच्छे से ख्याल रख रहा था। कुंदन बहुत हद तक अब ठीक हो चुका था। सारा सोफे पर बैठकर मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी। तभी एक न्यूज़ देखकर वह चौंकते हुए आयशा की तरफ मोबाइल कर देती है। आयशा पहले सारा को देखती है, फिर मोबाइल में चल रहे न्यूज़ को देखने लगती है।
एक पल के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, दूसरे पल खुद को संभाल लेती है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए आयशा सारा को मोबाइल देते हुए कहती है, ये फालतू की खबरों में अपना समय न बर्बाद करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चल देती है। सारा मोबाइल को देखते हुए खुद में ही बड़बड़ कर कहती है कि बुआ को क्या हो गया, फिर अपने दोनों कंधे उचकाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आयशा अपने कमरे में आकर घबराते हुए इधर से उधर चक्कर लगाने लगती है। बहुत देर के बाद जब उसे समझ नहीं आता है तो वह कुंदन को अपने कमरे में बुलाती है। आयशा अपने कमरे में एक सीटर सोफे पर बैठी हुई थी और सामने कुंदन सर झुकाए हाथों को हाथ में बांधकर खड़ा था। आयशा कुंदन पर गुस्सा करते हुए कहती है, सारी बात बताओगे या फिर मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। आयशा की बातें सुनकर कुंदन मन में कहता है, कपूर खानदान की सारी औरतें राउडी होती हैं क्या। आयशा कुंदन को गुस्से में घूरते हुए कहती है, मन में कोसना हो गया हो तो बोलना शुरू करो। कुंदन मुंह बनाते हुए मन में कहता है, इन लोगों को पता कैसे चल जाता है कि मैं मन में सोच क्या रहा हूँ। उसे चुप देखकर आयशा फिर कहती है, लगता है मुझे कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आयशा का इतना कहने की देरी थी कि कुंदन सारी बात आयशा को डिटेल में बता देता है। अंबिका के दिल में बहुत ही बेचैनी हो रही थी, अपनी जगह से खड़ी होकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगती है। आकाश उसे रोकते हुए कहता है, क्या हुआ दी। अंबिका आकाश से कहती है, न जाने सिद्धांत को इतनी देरी क्यों लग रही है, मैं देख कर आती हूँ। तभी सीढ़ियों से सिद्धांत चलकर नीचे आ रहा था। उसे देखकर अंबिका और आकाश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दौड़कर उसके पास जाकर उसे देखकर अचंभित होकर पूछती है, ये आपको क्या हो गया जीजा जी। अंबिका सिद्धांत को हालत देखकर कहती है, तुम पुरोहित को दक्षिणा देने गए थे या पानी के साथ कुश्ती लड़ने गए थे। अंबिका की बातें सुनकर सिद्धांत अंबिका को सनक नजरों से देखने लगता है। तभी अचानक अंजलि चिल्लाते हुए सिद्धांत का हाथ पकड़ लेती है और उसकी हाथों पर लगे खरोच को देखते हुए कहती है कि आपको चोट कैसे लग गई। सिद्धांत के हाथों में और गर्दन पर काफी चोट आ गई थी। अंबिका उस चोट को देखते हुए सिद्धांत के चेहरे को अपने हाथों से पोंछते हुए कहती है, ऊपर कुछ हुआ था सिद्धांत, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसकी बातें सुनकर सिद्धांत घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा तुम्हें लग रहा है। अंबिका उसके हाथों और गर्दन के पीछे खरोचने के निशान को देखते हुए कहती है, आखिर ऊपर हुआ क्या था, तुम्हें इतनी चोट कैसे आए। इतना कहने के बाद सिद्धांत को बड़े ही गौर से देखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अंबिका सिद्धांत से कुछ जवाब पाना चाहती थी। सिद्धांत को कुछ ना बोलते हुए देख वह कहती है, ठीक है तुम सभी गाड़ी की तरफ बढ़ो, मैं ऊपर देखकर आती हूँ, आखिर माजरा क्या है। सिद्धांत अंबिका को रोकते हुए कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस पुरोहित को ढूंढने गया था, अचानक से मेरे पांव फिसल गया तो सामने सरोवर था, उसी में मैं गिर गया जिसकी वजह से मुझे कुछ खरोच आई है और भीग भी गया हूँ। न जाने क्यों अंबिका को इस बार सिद्धांत की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह बार बार ऊपर जाना चाह रही थी लेकिन सिद्धांत उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक रहा था। सिद्धांत की तबीयत न खराब हो जाए इसीलिए सभी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। पर कहीं ना कहीं अंबिका को अभी भी सिद्धांत की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सिद्धांत आज उसे अजीब बिहेव करते दिख रहा था जो अंबिका को अचंभित में डाल देता है। गाड़ी में सिद्धांत का एक्स्ट्रा कपड़ा था जिसे वह चेंज कर लेता है। अंजलि आकाश के हाथ को खींचते हुए कहती है, आकाश मुझे भूख लग रही है। आकाश उसकी नाक को बड़े ही प्यार से खींचते हुए कहता है, यहाँ सबके सामने तुम्हें खाना है। अंजलि आकाश की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब उसे आकाश की बात समझ में आती है तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आकाश को देखने लगती है। उसके चेहरे को देखकर आकाश मुस्कुरा देता है, उसकी नाक को पकड़कर प्यार से खींच लेता है। आकाश ड्राइवर से कहता है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकना। इतना कहकर सभी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। सिद्धांत अंबिका को दीवानों की तरह देख रहा था। उसे देखते हुए दिल में कहता है, माई लाइफ अब मेरे साथ है, मैं इस दुनिया पर अब राज करूंगा।